वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। तो आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल के लिए 2022 के लिए जो होने वाला है उसके लिए जीके का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को करने वाले हैं दोस्तों, है ना। जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं आज, है ना। यानी कि जनरल नॉलेज से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज होने वाला है। तो इसलिए आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको पारा मेडिकल का जो इस क्लास अभी जो क्लास चलेगा उसका जो है पीडीएफ आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा। और डेली आपको 6:30 बजे का मैं मॉर्निंग का टाइमिंग रख रहा हूँ, है ना, और इवनिंग में हिंदी का टाइमिंग कर दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को कैसा लग रहा है आज का ये क्लास मॉर्निंग वाली, तो आप लोग बताइएगा, है ना। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जैसा कि मैंने सबको पता ही है कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आप सभी को सिलेबस समझाता हूँ, है ना। तो सिलेबस आप लोग को कभी नहीं भूलना है। 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, निगेटिव मार्किंग जो है नहीं है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप टोटल 90 के 90 क्वेश्चन को रंग के आइएगा, है ना। चाहे आपको आता हो चाहे आपको ना आता हो, ठीक है। गलत सलत यानी कि कुछ नहीं करने से बढ़िया है एग्जाम हॉल में कि कुछ जरूर करके आ जाइएगा, ठीक है। लेकिन मेरा वादा है कि अगर आप मेरे क्लास करते हैं तो आप जो है एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आपको पारा मेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस और वीडियोज मिलती रहेंगी दोस्तों। चलिए आज के इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि ये 2 नंबर आ चुका है। 2 नंबर का मतलब क्या हुआ, यानी कि आज का ये जो क्लास है ये दूसरा क्लास है, ठीक है। इससे पहले एक क्लास चल चुका है, ठीक है। यानी जीके का जो है एक प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिया है आपको, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं। एक प्रैक्टिस सेट में मैं टोटल 20 क्वेश्चन को ही करवाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप सभी डेली जुड़िए। चलिए क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स बताइएगा। कह रहा है वेदों के पुनरुद्वार का श्रेय किसे दिया जाता है। वेदों का पुनरुद्वार का श्रेय जो है किसे दिया जाता है बताइएगा। ए में कह रहा है रामकृष्ण परमहंस को, बी में कह रहा है स्वामी विवेकानंद जी को, स्वामी दयानंद जी को, सी में कह रहा है, और डी में कह रहा है रामानुज को दिया जाता है। बताइए तो किसको कहा दिया जाता है वेदों में पुनरुद्वार का श्रेय, पुनरुद्वार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है दोस्तों, किसको दिया जाता है पता है आपको, ये दिया जाता है स्वामी दयानंद को, है ना। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पे जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। 100% आप सभी का राइट है जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं। चलिए यानी स्वामी दयानंद को जो है वेदों के पुनरुद्वार का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और लीजिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और यह आपको कह रहा है, भारत को स्वतंत्रता की पूरी मंजूरी दी गई उस समय यूके यानी कि यूनाइटेड स्टेट के, है ना, यूनाइटेड स्टेट में कौन सी पार्टी सत्ता में थी बताइएगा। यूनाइटेड स्टेट में जो है कौन सी पार्टी सत्ता में थी। लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तो इसको मैंने डी वाला को काट दिया है क्योंकि डी होगा नहीं, तो ये तीनों में से ही कोई होगा, ठीक है। जब भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल गई उस समय जो है यूके में जो है कौन सी पार्टी की सत्ता थी, यानी यूके में कौन सी पार्टी का सरकार था बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि दोस्तों, यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं लिबरल पार्टी हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। यूके जब भारत आजाद हुआ तो यूके में जो है लिबरल पार्टी का क्या था, सत्ता था, यानी सरकार था, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है देखिएगा। महमूद गजनी ने भारत पर अनेक बार आक्रमण किए। जी हाँ, कई बार आक्रमण किए। महमूद गजनी जो थे ये कई बार भारत पे आक्रमण किए, ठीक है। जिसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य क्या था बताइएगा आप लोग। महमूद गजनी का मुख्य उद्देश्य था भारत की संपदा को लूटना, भारत में इस्लाम का फैसला, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना, और डी में करा भारत के प्रसिद्ध शिल्पकारों को अपने दरबार में शामिल करना। बताइए तो ये जो महमूद गजनी था भारत पे कई बार आक्रमण किया, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बताइएगा महमूद गजनी का। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों ये था भारत की संपदा को लूटना था। क्या, भारत की संपदा को ये महमूद गजनी जो है लूटना चाहता था। क्या करना चाहता था, भारत की संपदा को महमूद गजनी जो है ये लूटना चाहता था, ठीक है। याद रखिएगा महमूद गजनी का संबंध किससे, भारत से, और ये भारत में जो है जो भी संपदा था भारत का उसे ये लूटना चाहते थे, है ना, याद रखिएगा। चलिए
तो मॉर्निंग वाली क्लास आप लोग को कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है, गीता रहस्य का लेखक कौन है बताइएगा। गीता रहस्य का लेखक जो है वो कौन है बताइएगा। बाल गंगाधर तिलक है, विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, डी वाला को हम काट दिए हैं क्योंकि तीनों में से ही कोई होगा, है ना। तो बताइए आप लोग। चलिए तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है गीता रहस्य का लेखक जो है दोस्तों कौन है बताया आपको। गीता को किसने लिखा, गीता को किसने लिखा दोस्तों। तो गीता को जो लिखा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक लिखे थे। कौन लिखे थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। गीता के रचयिता बाल गंगाधर तिलक, गीता के रचयिता जो है बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है, क्या कर रहा है देखिएगा, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की चर्चा किसमें की गई है बताइएगा। शास्त्रीय यानी शास्त्र के बारे में, शास्त्रीय संगीत जो होता है उसके बारे में सिद्धांत की चर्चा जो की गई है वो किस सिद्धांत में की गई है, ठीक है, किस वेद में की गई है ना। यहाँ पे ये पूछ रहा है। ए में कह रहा है ऋग्वेद, बी में कह रहा है अथर्ववेद और सी में कह रहा है यजुर्वेद और डी में कह रहा है सामवेद। बताइए तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की चर्चा किस वेद में की गई है बताइएगा। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की चर्चा जो है किस वेद में की गई है बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। क्या हो जाएगा, सामवेद। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। शास्त्रीय संगीत का जो सिद्धांत की चर्चा किस वेद में की गई है, तो सामवेद में की गई है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस सिख गुरु ने सिखों को सैन्य भाईचारा में संगठित किया बताइएगा। किस ऐसा कौन गुरु थे, कौन ऐसे गुरु थे जो कि सिख गुरु ऐसे कौन थे जिन्होंने क्या किया, सिखों को सैन्य भाईचारा में संगठित किया था बताइएगा। अंगद थे, रामदास थे, हरगोविंद सिंह थे और अर्जुन देव थे। बताइएगा किस सिख गुरु ने सिखों को सैन्य भाईचारा में संगठित किया यानी एकत्रित किया था बताइएगा। किस गुरु ने किया था बताइएगा आप लोग। तो ये जो है दोस्तों ये आपको थे हरगोविंद सिंह, ठीक है। कौन थे, हरिगोविंद सिंह। चलिए याद रखिएगा। यहाँ पे जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों यहाँ पे जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए यहाँ पे 100% राइट आंसर है जिनका भी हरगोविंद सिंह टिक कर रहे हैं। हरगोविंद सिंह जो है भाईचारा में संगठित किया था सिखों को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्या करा है, ये क्वेश्चन करा है, दी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी बताइएगा। बिपिन चंद्र के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, आरसी दत्त के द्वारा। बताइएगा दी पॉवर्टी और यानी कि और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया यानी कि इसके रचयिता कौन है बताइए। तो ये किताब का रचयिता कौन है। तो दोस्तों ये किताब का रचयिता जो है कौन है दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी है। आप लोग 10वां क्लास में पढ़े होंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में, है ना। 10वां क्लास के इतिहास में पढ़े होंगे आप लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के रचयिता जो थे दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कर रहा है देखिएगा डियर फ्रेंड्स। ये आपको कह रहा है, ये क्या कह रहा है देखिएगा, ये आपको कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के रहस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है बताइए। तो अनुच्छेद 33 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में और अनुच्छेद 25 में। तो बताइए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है बताइएगा। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग करें अनुच्छेद 33 हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 33 उन सभी का बिल्कुल राइट है। जो भी लोग अनुच्छेद 33 यानी कि ए नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल 100% 100% सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन और ये आपको कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है, क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स देखिएगा। एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइएगा। वह
ऑर्निथोलॉजिस्ट था, वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, है ना, ऑर्निथोलॉजिस्ट था वह भारतीय। एमओ ह्यूम जो थे, एमओ ह्यूम नामक वैज्ञानिक जो थे वो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। दूसरा करा बी में करा वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य थे। सी में करा उसने यानी एमओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, है ना। और डी में कह रहा है, डी में क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स, डी में जो कह रहा है, डी में कह रहा है, क्या कह रहा है डी में, ये आपको कह रहा है डी में उसने यानी कि एओ ह्यूम कांग्रेस के वार्षिक शस्त्रों की दो बार अध्यक्षता की थी। बताइए तो एमओ ह्यूम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा कौन सा कथन जो है सही नहीं है, एमओ ह्यूम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। बाकी सब काम तो करवे किए थे, ठीक है। और ई जो काम था ई डी नंबर उसने क्या किया, एमओ ह्यूम कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। ये बिल्कुल गलत चीज है ना, यहाँ पे गलत जो है ये बिल्कुल है दोस्तों। चलिए तो इसका राइट आंसर जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए एमओ ह्यूम के संबंध में जो है उसने एमओ ह्यूम कांग्रेस के वार्षिक शस्त्रों की 2 बार अध्यक्षता की। ये बिल्कुल गलत चीज है ना, तो ये बिल्कुल गलत चीज है, यहाँ पे यही गलत वाला को चुनना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं करता है, बताइएगा। कंपनी के मुख्य संयंत्र का विस्तार, बी में करा मकान खरीद, डी में करा मशीनरी की खरीद और सी में करा मशीनरी की खरीद और डी में करा कारोबारी माल सूची में वृद्धि। तो बताइए तो निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर जो है निवेश व्यय नहीं है, बताइएगा। निवेश का व्यय जो है वो नहीं लगता है ना, तो बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मकान का खरीद बिक्री जो होता है इसमें कोई भी मतलब टैक्स पे नहीं करना पड़ता है सरकार को, ठीक है। मकान की खरीद बिक्री जो होता है दोस्तों इसमें कोई भी टैक्स जो है सरकार को पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल 100% 100% सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और ये आपको कह रहा है शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है। शार्क मछली में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है, आधपाली पूंछ पाई जाती है, समपाली पूंछ पाई जाती है, विषमपाली पूंछ पाई जाती है और द्विसमपाली पूंछ पाई जाती है। बताइए तो शार्क मछली में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है डियर फ्रेंड्स, तो ये विषमपाली पूंछ पाई जाती है। क्या विषमपाली पूंछ पाई जाती है शार्क मछली में, ठीक है, याद रखिएगा। शार्क मछली जो है अंडे को भी जन्म देते हैं और बच्चे को भी जन्म देते हैं, ये भी चीज याद रखिएगा दोस्तों। तो शार्क मछली क्या हो जाएगा, यहाँ पे शार्क मछली में जो है पूंछ पाई जाती है, ठीक है। शार्क मछली में पूंछ पाई जाती है और किस टाइप का पूंछ पाई जाती है, तो विषमपाली पूंछ पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों। 2 बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं, बताइएगा क्या कहते हैं दोस्तों, तो जलडम रूम मध्य रूम क्या कह रहे हैं, जलड मरु मध्य कहते हैं, जलड मरु मध्य कहते हैं, बी में कहते हैं पारीय द्वीप कहते हैं, सी में कहते हैं अंतरीप यानी केप कहते हैं और डी में कह रहा है संधि भू संधि यानी कि स्थल डमरू मध्य कहते हैं। तो बताइए तो क्या कहते हैं, 2 बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण लाइन जो होता है भूपट्टी को क्या कहते हैं, बताइए तो दोस्तों। तो इसको जो कहते हैं दोस्तों आपको क्या कहते हैं, भू संधि कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, भू संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, भू संधि यानी कि स्थल मंडल स्थल है ना, स्थल डमरू मध्य कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। क्या होता है कि 2 ये क्या करता है, ये जो करता है दोस्तों ये आपको क्या करता है, ये क्या करता है दोस्तों, ये देखिएगा ये आपको क्या करता है, 2 बड़े बड़े भू समूहों को जोड़ने का काम करता है कौन, भू संधि स्थल डमरू मध्य, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
और अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है, बताइए तो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई यानी कि अस्थाई जो नहीं होता है उसके लिए, है ना, अस्थाई सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। 3 वर्ष होती है, 6 महीना होता है, एक साल होता है, 2 साल होता है, बताइए तो कितना साल होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्य की कार्य अवधि जो होता है वो कितना दिन का होता है, ये आपसे पूछ रहा है ना, कितना टाइम का होता है। तो दोस्तों ये जो होता है दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा आपको 2 साल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों की कार्य अवधि जो होता है 2 साल का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे जो भी लोग डी को टिक कर रहे हैं, 2 साल को टिक कर रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ये 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए खुल चुका है अगला क्वेश्चन और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कर रहा है, यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूं तो गुजरात होगा। गुजरात कहाँ पे होगा, अगर किसी नक्शे को जो है आप उल्टा करके देखते हैं तो गुजरात जो है कहाँ पे होगा, ये आपसे पूछ रहा है ना। पृष्ठ के नीचे की ओर होगा, पृष्ठ के ऊपर की ओर होगा, मेरी बाईं ओर होगा, मेरी दाईं ओर होगा, बताइए तो। यदि मैं कोई भी नक्शा पढ़ता हूँ, ठीक है, और उसे जो है उल्टा करके पढ़ता हूँ तो गुजरात कहाँ पे दिखेगा हमको, बताइएगा। तो गुजरात जो दिखेगा दोस्तों ये मेरी अपने दाईं ओर दिखेगा, ठीक है, दायां ओर, ठीक है, दाईं ओर दिखेगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो भी लोग टिक कर रहे हैं, कभी नक्शा देखिएगा आप लोग और उसे उल्टा करके देखिएगा तो वो आपको गुजरात दिखेगा, कहाँ पे, दाईं ओर दिखेगा, है ना। चलिए दाईं ओर दिखेगा, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, ये कह रहा है सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से है, पृथ्वी सूर्य से क्या है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, बताइए तो। सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से है, क्या है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है, बताइए तो। सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से क्या है, बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर ये सौर प्रणाली में जो है पृथ्वी सूर्य से कैमा नंबर पे आता है, तो ई जो आता है दोस्तों ये आपको आता है कैमा नंबर पे आता है। तो ई जो आ जाता है दोस्तों आपको कितना नंबर पे आता है दोस्तों, बताइएगा। तो ये तीसरा नंबर पे आ जाता है, ठीक है। पृथ्वी जो है सौर मंडल में, सौर प्रणाली में सूर्य ग्रह से दूसरा नंबर पे आता है पृथ्वी, ठीक है, सॉरी तीसरा नंबर पे, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है, पटना से संबंधित नहीं है, बताइएगा। अजीमाबाद, पुष्पपुर, है ना, पुष्पपुर पटना का पुराना नाम बताइएगा। पुष्पपुर, कुसुमपुर और डी में कड़ा है कनिष्कपुर, बताइए तो। निम्न में से कौन सा नाम जो है पटना से संबंधित नहीं है, पटना से संबंधित नहीं वाला नाम टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पटना से संबंधित जो है ये आपको नहीं है, कौन सा नाम, तो कनिष्कपुर जो है पटना से संबंधित नाम नहीं है, ठीक है, बाकी सभी संबंधित है। कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद, है ना, ये सभी जो है पटना से संबंधित है। और संबंधित जो नहीं है दोस्तों वो आपको है कनिष्कपुर जो है संबंधित नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और ये लीजिए आ चुका है आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन और ये कह रहा है 17 नंबर कह रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, बालिका हत्या से संबंधित है, विधवा विवाह से संबंधित है, महिलाओं के मतदान के अधिकार से संबंधित है और डी में कह रहा है आज़ादी के आंदोलन से संबंधित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक किससे संबंधित है, बताइएगा आप लोग। तो ये विधवा के जो है विवाह से संबंधित है, विधवा के विवाह से संबंधित कौन है, विवाह से संबंधित कौन है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ठीक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो संबंध है वो किससे संबंध है, तो विधवा के ब्याह, विधवा जो भी होता था उनका ब्याह करवाते थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है निम्न में से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। M.O. हुम ने की थी, सरदार पटेल ने किया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था और डी में कह रहा है W.C. बनर्जी ने किया था, बताइएगा इसका राइट आंसर।
तो है ना, इसका राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों। निम्न में से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर जो आया था एक बार, है ना, क्या आया था ऊपर एक बार, एम ओ ह्यूम आया था ना। एम ओ ह्यूम जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। कौन? एम ओ ह्यूम नामक व्यक्ति किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। यानी ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और ये लीजिए आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कौन है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड भारत में किसने लाया, किससे किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है भारत में किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है, हरित क्रांति से संबंधित है, दोनों क्रांतियों से संबंधित है, और डी में कोरा इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। 19 का जो हो जाएगा ये तीनों में से ही कोई होगा, डी तो कतई नहीं होगा, इसलिए हमने इसको काट दिया है। तो बताइए ऑपरेशन फ्लड भारत में किससे संबंधित है? बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है दोस्तों, ये आपको संबंधित है श्वेत क्रांति से, यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन से संबंधित है। क्या है? व्हाइट रिवॉल्यूशन से संबंधित है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको टोटल 20 क्वेश्चन ही पूछा जाता है जीके में, है ना, और 20 क्वेश्चन का सीरीज हम लेकर के आते हैं आप लोग के लिए। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग को जवाब दे के जाना है। और मॉर्निंग वाली क्लास आप लोग को कैसी लगी, मॉर्निंग में ही दिया जाए या फिर इवनिंग में कर दिया जाए, ये चीज आप लोग जरूर बताइएगा। नेपा नगर निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए तो नेपा नगर निम्न में से किससे संबंधित है? पेपर मिल से संबंधित है, सीमेंट मिल से संबंधित है, वस्त्र मिल से संबंधित है, चीनी मिल से संबंधित है? बताइएगा नेपा नगर जो है निम्न में से किससे संबंधित है? बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो ए नंबर इसका जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 100% राइट है दोस्तों। चलिए, है ना, तो प्रियंका कुमारी, नीलम कुमारी, है ना, ये सभी लोग, निशा यादव। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रिंस कुमार, है ना, अंजल कुमार, ये सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको क्लासेस का पीडीएफ जो मिल जाएगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा दोस्तों, अभी वाला क्वेश्चन का पीडीएफ जो है वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेज नहीं लगता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, और साइंस का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आपको जीके का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसी तरीके से लाइव आऊं तो आप सभी के बीच, तो आप सभी को क्या हो जाए, नोटिफिकेशन चला जाए।